हेलो डी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर 2 दिन क्लास लेक्चर बंद था। वजह था कि मैं यहाँ पे नहीं था, मैं घर पे गया था कुछ इमरजेंसी कार्य की वजह से। तो चलिए, आज मैं पिछले जो प्लासेंटा में पढ़ाया था उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी कि कुछ लोग अभी जेएनएम थर्ड ईयर में होंगे जो आगे एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहेंगे, तो उसके लिए उसके बिहाफ़ पे, और बाकी जो लोग अभी हैं आगे जाने वाले हैं उनके लिए भी बेहद इम्पोर्टेंट वाला है। यानी ये कह लीजिए कि नर्सिंग के किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन हो या जॉब के लिए हो, कहीं भी नर्सिंग के किसी के एग्ज़ाम में भी बैठ जाइए। तो डियर, आइए चलते हैं। ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है जो प्लासेंटा का ही है। तो अगर आप नए हैं तो डियर लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो जो है कि आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप इससे भी और भी वीडियो अगर चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जा सकते हैं। मैंने मिडवाइफरी के ढेर सारे लेक्चर डाले, तो आज जो मैं लेक्चर लेके आया हूँ वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो कि मतलब कि कई सारी किताबों को पढ़ने के बाद मैंने इसमें रखा है वो पॉइंट जो एज इट इज़ क्वेश्चन में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज शुरुआत करते हैं डियर। आते हैं सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, वेरियस नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जामिनेशन आप दें तो ये बेहद इम्पोर्टेंट है, चाहे बीएससी हो चाहे पोस्ट बीएससी का एंट्रेंस देने जा रहे हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जा रहे हो। तो डियर वीडियो को पूरा देखिएगा, बेहद इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए, बहुत काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो ये चलते शुरुआत करते हैं। तो इसमें देखिए, मैं प्लासेंटा से ही रिलेटेड क्वेश्चन रखा हूँ, क्योंकि अभी अभी प्लासेंटा जो टॉपिक मेरा 29 लेक्चर जो ख़त्म हुआ वो प्लासेंटा पर ही था। तो इसलिए मैंने सोचा कुछ उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा नॉलेज दे दूं जो आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा। कुछ लोग एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बैठने जा रहे हैं, थर्ड ईयर में होंगे तो पोस्ट बीएससी का भी देने जा रहे होंगे। तो चलिए आइए, और बाकी जो बीएससी के हैं तो जैसे बीएससी पास होंगे तो उनको वेरियस नर्सिंग ऑफिसर के एग्ज़ाम देने जाना होगा, तो उसके लिए भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट देखिए इसमें क्या है प्लासेंटा का देखिए पहला पॉइंट है इसमें, द प्लासेंटा प्रोवाइड फॉर गैस एक्सचेंज न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट प्रोडक्ट बिटवीन फीटस एंड मदर। तो मैंने पीछे ही बताया था कि प्लासेंटा का मतलब क्या, प्लासेंटा क्यों ज़रूरी पड़ गया। तो ज़रूरी इस बात से कि क्योंकि जो फीटल का लंग्स होता है, जो फीटस का लंग्स होता है और डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वो इमेच्योर होता है और एक्टिव नहीं होता है, जबकि डाइजेस्टिव एक्टिव होता है, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड वो सक करता है, बच्चा यूट्रस में ही सक करता है, और एमनियोटिक फ्लूइड को एमनियोटिक फ्लूइड को सक करता है और फिर उसी को यूरिनेट करता है और उसी को पीता है। तो इस अर्थ में चलिए ठीक है, बेसिक एक लाइफ ज़िंदा रहने के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। ज़िंदा रहने के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं, एक ऑक्सीजन हो गया, दूसरा ग्लूकोज हो गया, ठीक है, यानी बोले तो डाइट, ग्लूकोज हो गया, एंड वाटर हो गया, यानी बोले तो फ्लूइड, वाटर यानी फ्लूइड। अब फ्लूइड में बात करें तो ब्लड और प्लाज्मा की आवश्यकता होती है। ये 3 चीज़ें की आवश्यकता होती है। तो इन 3 चीज़ों की पूर्ति अगर बेबी चाहे इंट्रा यूट्राइन यानी यूट्रस में है या बाहर है या हम आप हों, तो हमें आपको ये बेसिक नीडें तीनों पूरा होती रहेंगी तो सर्वाइवल पॉसिबल है। यही जहाँ नहीं होगा तो इसमें से कोई एक की कमी होगी तो सर्वाइवल पॉसिबल नहीं होगा। तो इसलिए बच्चा जो है कि जब यूट्रस में रहता है तो उसका लंग्स नहीं काम करता है, तो उसको ऑक्सीजन तो मिलनी चाहिए, और जो है कि न्यूट्रिएंट नहीं खा पी रहा है तो उसको न्यूट्रिएंट भी मिलना चाहिए। और गैस को यूज करने के बाद जो CO2 निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर न्यूट्रिएंट को यूज करने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, उन सभी को बाहर भी निकालना ज़रूरी है, क्योंकि नहीं निकालेंगे तो वो पॉइज़न का काम करेगा। ठीक है, क्योंकि वो वेस्ट प्रोडक्ट है, ख़राब पदार्थ है। तो इस वजह से प्लासेंटा का होना आवश्यक पड़ गया। तो प्लासेंटा करता क्या है, उसका फंक्शन क्या है, क्या करता है, ये गैसियस एक्सचेंज प्रोवाइड करता है और न्यूट्रिएंट देता है, यानी पोषण देता है, और वो भी किससे, मदर के ब्लड से। ठीक है, पिछला लेक्चर मेरा देख लीजिए, मैंने प्लासेंटा के बारे में डिटेल में बताया है, प्लासेंटा सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के बारे में भी।
और वेस्ट प्रोडक्ट को यानी फीटस के बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है उसको मदर के ब्लड में छोड़ता है और मदर के ब्लड से गैस ऑक्सीजन लेता है और न्यूट्रिएंट लेता है, ठीक है। तो ये प्लासेंटा काम करता है। प्लासेंटा बिगिन टू फार्म एड इम्प्लांटेशन, यानी कि ये कह लीजिए अगर आपसे पूछा जाए कि प्लासेंटा ग्रोथ कब स्टार्ट कर देता है, तो ये जो है कि जैसे ही जाइगोट इम्प्लांट होता है एंडोमेट्रियम में, यूट्रस में, तभी से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। पिछले लेक्चर में अच्छे समझाया। द स्ट्रक्चर इज कम्प्लीटेड, और पूरी तरह बन के तैयार हो जाता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी 12 वीक पे, यानी कि 12 सप्ताह, यानी ये कह लीजिए कि 3 महीने में ये बन के तैयार हो जाता है। और शुरू कब होता है? शुरू होता है इम्प्लांटेशन से, ठीक है। उसके बाद अगला देखिए, अगला पॉइंट है आपका, इट प्रोड्यूसेस हार्मोन्स टू मेंटेन प्रेगनेंसी। इससे कई सारे हार्मोन्स भी निकलते हैं जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखते हैं ताकि अबॉर्ट ना होने पाए और उसका केयर सही से होने पाए। इंटरनल इन्वायरमेंट जो है कि जो यूट्राइन इन्वायरमेंट है वो मेंटेन्ड है। तो इसमें से दो कैटेगरी के हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं। पहला प्रोटीनेशियस हार्मोन या वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स, दूसरा स्टेरॉयड हार्मोन, ठीक है। प्रोटीनेशियस हार्मोन्स और स्टेरॉयड हार्मोन। प्रोटीनेशियस हार्मोन्स में देखिए 4 हार्मोन्स हैं जो प्लासेंटा से निकलते हैं, ठीक है। तो इसमें से पहला है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, पहला वाला, ठीक है। कौन सा है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स यानी HCG, ठीक है, HCG। दूसरा है ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन HPL या इसी को बोलते हैं ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटोट्रोपिन HCS, इसी को बोलते हैं। तीसरा है ह्यूमन प्लासेंटल ग्रोथ हार्मोन्स। चौथा है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। तो ये प्लासेंटा से हार्मोन सिक्रीट होते हैं और इसी प्लासेंटा से देखिए इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर से जो होता है वो बच्चे की ग्रोथ होती है, इससे बच्चे की ग्रोथ होती है। और कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स और कुछ जो है कि हार्मोन्स जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन भी निकलते हैं। तो ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन, तो ये इसमें से कुछ जो है कि लैक्टोजन मतलब कि हार्मोन्स निकलते हैं जो बेबी को ग्रोथ करने में या फिर उसको ऑर्गेनोजेनेसिस में मदद करते हैं, यानी कि ऑर्गन सिस्टम को फॉर्मेशन में मदद करते हैं। तो आपके लेवल का तो ऐसे यही है HCG, HPL, HCG और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, ठीक है। तो ये सभी हार्मोन से कभी आपको पूछ सकता है। और अगर स्टेरॉयडल हार्मोन्स की बात करें तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का भी सिक्रीशन होता है, क्योंकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन 3 महीने तक, ठीक है, यानी कि जब से तक कार्पस ल्यूटियम जिंदा रहता है तब तक प्लासेंटा नहीं सिक्रीट करता, लेकिन जैसे ही प्लासेंटा बन जाता है तो कार्पस ल्यूटियम क्या होता है, कार्पस ल्यूटियम जो है कि डिजनरेट हो जाता है। प्लासेंटा को बनने के बाद कार्पस ल्यूटियम क्या होता है, डिजनरेट हो जाता है। प्लासेंटा जैसे ही तैयार हो जाता है तो कार्पस ल्यूटियम ओवरी में क्या होता है, कार्पस ल्यूटियम क्या होता है, मेरा पिछले क्लास देख लीजिए, मैं कार्पस ल्यूटियम के बारे में भी बताया। कार्पस ल्यूटियम वो होता है जब सेकेंडरी oocyte ओवुलेशन के दौरान निकल जाता है तो उसके रेमिनेंट पार्ट को यानी बचे हुए पार्ट को कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। और वो कार्पस ल्यूटियम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन तब तक करता रहेगा जब से तक प्लासेंटा बन के ना तैयार हो जाए, क्योंकि प्लासेंटा ही है उसके बाद जब डिस्ट्रॉय हो जाता है तो वही सिक्रीट करता है, ठीक है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट, क्या पॉइंट है दिखाते हैं आपको। देखिए अब इसमें अगला पॉइंट जो है, इन द थर्ड ट्राइमेस्टर यानी कि 3 महीने बाद मैटरनल नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है, यानी कि माता से जो एंटीबॉडी मिलता है बच्चे के क्योंकि जो है कि उसका इम्यूनिटी भी इम्यून सिस्टम भी इमेच्योर होता है, बेबी का इम्यून सिस्टम भी इमेच्योर होता है, ठीक से काम नहीं करता है। तो इस वजह से मदर के ब्लड से IgG, कौन सा IgG होता है, एंटीबॉडी IgG,
ठीक है। ये इम्यूनोग्लोबुलिन होता है और ये इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी की तरह कार्य करता है, जो कि पास करता है, मदर के ब्लड से आता है और प्लासेंटा को क्रॉस कर जाता है। प्लासेंटा को क्रॉस करके फीटस को क्या प्रदान करता है? इम्यूनिटी प्रदान करता है। किससे? कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया तो नहीं क्रॉस कर पाता है, लेकिन वायरस क्रॉस कर जाते हैं। कुछ वायरस हैं जो प्लासेंटा को क्रॉस कर जाते हैं, उसकी वजह से रिस्क रहता है, तो इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। सर्टेन डिजीज़ फॉर फर्स्ट फ्यू मंथ आफ्टर बर्थ, यानी कि जब से तक एक तरह से कह लिए उसका इम्यून सिस्टम न वर्क करने लगे प्रॉपर, या फिर लंग्स अच्छे से काम करें, सारे सिस्टम अच्छे से काम करने लगे, तब तक आईजीजी का मिलता रहेगा, वो मदर से मिलता है। ठीक है। तो आपको क्वेश्चन पूछ लेता है कि मदर के ब्लड से कौन सा ऐसा एंटीबॉडी है या इम्यूनोग्लोबिन है जो प्लासेंटा को क्रॉस करके बेबी को जाके इम्यूनिटी प्रदान करता है, तो कौन सा आप बताओगे? आईजीजी। ठीक है। और इसमें 5 एंटी इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं, आईजीए, आईजीजी, आईजीएम और आईजीडी। ठीक है। तो और आईजीई, तो ये सभी इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं। लेकिन आपको क्वेश्चन अगर पूछेगा कि विद इन थर्ड ट्राइमेस्टर जो मदर के ब्लड से एंटीबॉडी मिलता है, मदर के ब्लड से एंटीबॉडी मिलता है और क्रॉस करके बर्थ के बाद कुछ महीने तक बच्चे को इम्यूनिटी प्रदान करता है, उसका नाम क्या है? तो आईजीजी। क्वेश्चन किसी भी तरीके से बना सकता है, आपको बस इतना जान लीजिए कि मदर के ब्लड से आईजीजी इम्यूनोग्लोबिन प्राप्त होता है बच्चे को। ठीक है। तो अगला पॉइंट देखिए, अगला है 5वां पॉइंट है कोरियोनिक बिलस सैंपलिंग। कोरियोनिक बिलस सैंपलिंग CBS टेस्ट इज़ डन एट 12 वीक। ठीक है। यानी कि जो है कि सीधा यूट्रस में एक इंस्ट्रूमेंट इंसर्ट करके वहाँ से कोरियन का कुछ सेल ले लेंगे। ठीक है। कोरियन का कुछ सैंपल लेंगे और उसका टेस्ट करेंगे। ये तब होता है जब SCG नॉर्मल, जो जैसे देखिए जो अभी मैंने पीछे हार्मोन्स बताया, SCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, जो प्लासेंटा से सिक्रीट होता है। तो प्लासेंटा जो है कि इम्प्लांटेशन के बाद ही बनना स्टार्ट हो जाता है और थर्ड ट्राइमेस्टर में। तो जब प्लासेंटा से ये सिक्रीट होता है तो ये बच्चे के ब्लड से निकल के मदर के ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट के साथ, यानी जो वेस्ट प्रोडक्ट बच्चे से मदर में जाता है उसके साथ ही SCG भी जाता है। तो ये मदर के ब्लड में SCG भी पाया जाता है। तो अब ये SCG मदर के ब्लड से मदर की किडनी में जाएगा और किडनी से उसके यूरिनरी मतलब कि यूरिन के थ्रू बाहर निकलेगा। तो यही SCG है जो नॉर्मल जो किट आता है, जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट आता है, वही उसमें जो यूरिन डालते हैं, तो ये यही है SCG ही जो यूरिन प्रेगनेंसी को पॉजिटिव और निगेटिव बताता है। ठीक है। तो SCG हार्मोन्स ही रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है, जो किट को पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ये बताता है। अगर SCG प्रेजेंट रहेगा तो पॉजिटिव, अगर SCG नहीं रहेगा तो निगेटिव। ठीक है। तो यही आगे है आपका नेक्स्ट। और ये कोरियोनिक बिलस सैंपलिंग का जो वो होता है वो 12 वीक पर होता है। ठीक है। 6वां पॉइंट है लार्ज पार्टिकल सच एज बैक्टीरिया कैन नॉट पास थ्रू द प्लासेंटा। ध्यान दीजिए, प्लासेंटा से बैक्टीरिया पास नहीं कर पाएगा, लेकिन न्यूट्रिएंट पास कर जाते हैं। प्लासेंटा से न्यूट्रिएंट पास कर जाते हैं, कुछ दवाएं पास कर जाती हैं, और एल्कोहल, मदर अगर एल्कोहल ड्रिंक कर रही है तो वो भी पास कर जाता है, जिससे बच्चे में एबनॉर्मलिटी ला दे सकता है। इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान ड्रिंक नहीं करना चाहिए मदर को। जो मॉडर्न सिटियों में होता है, मदर ड्रिंक करती हैं, ठीक है, प्रेगनेंसी के बाद, तो अल्कोहल भी प्लासेंटा से क्रॉस कर जाता है। और दवा भी नहीं लेने के लिए बोला जाता है, क्योंकि ड्रग्स भी आसानी से पास हो जाता है। ठीक है। और एंटीबॉडी पास हो जाता है, जैसे आईजीजी हमने बताया, और कुछ वायरसेस हैं जो वो भी पास कर जाते हैं। इसलिए इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन बच्चे को यूट्राइन में ज़्यादा चांसेस रहता है। ठीक है। इसलिए मदर को पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके रखना बोलता है, क्योंकि वायरस मदर के ब्लड में जाएगा और ब्लड के थ्रू फीटस के पास पहुंच जाएगा, जो कि उसको दिक्कत कर देगा। उसके बाद अगला पॉइंट है, देखिए, ग्लूकोज इज़ ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम मदर टू फीटस बाय सिंप्लीफाइड ट्रांसपोर्ट, यानी कि सिंपल डिफ्यूजन।
सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा ट्रांसफ़र होता है मदर के ब्लड से प्लासेंटा में, प्लासेंटा से अम्बिलिकल वेन में, तो और अम्बिलिकल वेन से पहुंच जाता है बेबी के सर्कुलेशन में। ठीक है, तो आगे अभी प्लासेंटल सर्कुलेशन हम बताएंगे इसके जस्ट इसी क्लास के बाद, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगला पॉइंट देखिए, अगला ये सब पॉइंट आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही रखे हैं। ठीक है, तो IgG इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम मदर टू फीटस। ठीक, ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम मदर टू इम्यूनोग्लोबिन जी ट्रांसफ़र होता है मदर से फीटर तक बाई वेसिकुलर ट्रांसफ़र। देखिए, जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं, ग्लूकोज हुआ, सोडियम, पोटेशियम, जितने भी हुए, जो भी ट्रांसफ़र या ड्रग्स हुआ या जो भी है, ये सब सिंपल डिफ्यूजन यानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं। लेकिन जो है कि वेसिकुलर ट्रांसफ़र के थ्रू इम्यूनोग्लोबिन, क्योंकि इम्यूनोग्लोबिन जो है बड़ा मॉलिक्यूल होता है, तो इसे क्या करता है, पहले ये प्रोटीन से बाइंड होता है, बाइंड होने के बाद जो है कि टर्न हो जाता है और उधर की तरफ हो जाता है, ये वेसिकुलर ट्रांसफ़र होता है। उसके बाद अगला पॉइंट है सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, कैल्शियम हुआ, जो मदर के ब्लड में रहता है। अब वो भी क्या करता है, ट्रांसपोर्ट फ्रॉम मदर टू फीटस बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी कि सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम को मदर से फीटस के सर्कुलेशन में ट्रांसफ़र होने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये आयन है। तो आयन जो है कि ATP की मदद से ही, इसीलिए इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक्टिव, आपको क्वेश्चन अगर पूछ दे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा कौन कौन से इसमें जो ट्रांसफ़र होते हैं मदर से फीटस में, तो आपको आयन जितने हैं ऑप्शन में दे दे, आयन जो भी होते हैं मदर के ब्लड में, जितने भी आयन होते हैं वो ट्रांसफ़र, या तो फिर नाम लिख के दे दे, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। ठीक है, इसके बाद अगला है 10वां पॉइंट है, ए मैच्योर प्लासेंटा हैज़ 500 ml ब्लड। अगर टर्म बेबी है, ठीक है, 37 वीक का प्रेगनेंसी था, डिलीवरी हुई है, तो उस दौरान जो है कि प्लासेंटा में जो ब्लड होता है लगभग 500 ml, लगभग 500 ml ब्लड होता है मेच्योर प्लासेंटा में। यानी ये मेच्योर प्लासेंटा कब होगा, जब 37 की प्रेगनेंसी हो जाएगी, 37 वीक की, यानी 9 मंथ के हो जाएगी, यानी कि टर्म बेबी, टर्म प्लासेंटा में 500 ml ब्लड, यानी कि उस प्लासेंटा को जो बाहर निकलता है डिलीवरी के बाद, उस प्लासेंटा से ब्लड निकाला जाए तो उसमें से लगभग 500 ml ब्लड निकलेगा। कुछ तो फ्लो कर जाता है डिलीवरी के दौरान, जैसे ही प्लासेंटा रप्चर वहाँ से यूट्राइन कैविटी से निकलता है उसी दौरान हो जाता है, और कुछ उसी में रहता है। तो वही कुल मिला के अगर बोला जाए तो 500 ml ब्लड होता है प्लासेंटा में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कितने ml ब्लड प्लासेंटा से निकलता है या फिर कितना होता है। द नॉर्मल प्लासेंटा एंड टर्म न्यूबॉर्न बेबी वेट। अब ये क्वेश्चन अब कभी कभी ये पूछ देता है कि जो बच्चे का वज़न है और प्लासेंटा का वज़न, उसका रेशियो कितना होता है। ठीक है, तो रेशियो कितना होता है, तो जैसे देखिए, अब बच्चे का वज़न 3 kg है, कितना है, 3 kg है, तो इसमें से 3 kg में से अगर इसका रेशियो निकाला जाए तो 500 ग्राम प्लासेंटा। ठीक है, तो 5 छके 30। ठीक है, तो 500 ग्राम प्लासेंटा हो गया, और इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3000 ग्राम आ जाएगी, यानी 3 kg। यानी बेबी का वेट अगर 3 kg है तो उसमें से 500 ग्राम प्लासेंटा का वज़न है, तो ये रेशियो पूछ देता है। ठीक है, कभी कभी ये रेशियो पूछ देता है वज़न का, यानी कि बच्चे को और प्लासेंटा का रेशियो पूछ देता है, तो 1:6। ठीक है, और अगर वेट पूछे कि एक बच्चे का वज़न, जो एक बेबी है जो डिलीवर हुआ है, उसका वज़न 2.5 kg है, कितना, देखिए डिलीवरी के बाद पूछेगा तो वो 2.5 kg, मतलब उसका वेट निकाल के, क्योंकि प्लासेंटा अभी निकला है। लेकिन जब यूट्रस में रहता है, अल्ट्रासाउंड वगैरह, अल्ट्रासाउंड में 3 kg बेबी का वेट दिखा रहा है, 3 kg दिखा रहा है, तो वजन बच्चे का वज़न 2.5 kg होगा। और अगर अल्ट्रासाउंड में 2.5 kg दिखा रहा है तो 500 ग्राम निकाल दीजिए तो बच्चे का वज़न 2 kg होगा। ठीक है, अल्ट्रासाउंड में जितना दिखा रहा है उसमें से 500 घटा दीजिए, क्योंकि 500 ग्राम प्लासेंटा का वज़न आता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 500 ग्राम, ठीक है, वो होता है, तो 5 छक्के 30, यानी 1:6 रेशियो होता है। अगला पॉइंट है, बाय द फेटल प्लासेंटल सर्कुलेशन। जो फेटल सर्कुलेशन के द्वारा एट टर्म मैटरनल ब्लड फ्लो थ्रू
इंटरविलस स्पेसेस। जो प्लासेंटल सर्कुलेशन मैंने बताया था अभी, फीटल सर्कुलेशन नहीं बताया पिछले क्लास में। जो प्लासेंटल सर्कुलेशन हमने दो बताया, एक फीटल सरफेस का सर्कुलेशन और एक मदर सरफेस का सर्कुलेशन, दोनों हमने बताया था पिछले क्लास में, देख लीजिए। इसीलिए मैं बोलता हूँ पिछला क्लास देख लीजिए, तभी समझ में आएगा आपको। तो इसमें देखिए यही कह रहा है, थ्रू इंटरविलस स्पेसिस, वही को स्पेसिस बोलते हैं, टू द प्लासेंटा इज अप्रॉक्सीमेटली 600 टू 700 ml पर मिनट। यानी कि जो मैंने सर्कुलेशन बताया था मदर का और फीटस का बीच में, जो सर्कुलेशन होता है, ब्लड सर्कुलेट होता है प्लासेंटा में, 1 मिनट में 600 से 700 ml ब्लड सर्कुलेट होता है 1 मिनट में। ठीक है, तो ये कभी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट है हाफ बाउर सेल्स। हाफ बाउर सेल्स इज लोकेटेड इन द प्लासेंटा एंड एक्ट एज फाइगोसाइटोसिस। ठीक है, तो प्लासेंटा में जैसे मान लीजिए अगर आप हेल्दी हैं, बड़े हो गए, बर्थ हो गए, तो आपके अंदर जो है कि मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, तमाम तरह की सेल हैं, जो डब्ल्यूबीसी भी है, तो जो बोन मैरो के द्रुव बनते हैं, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने में मदद करते हैं। लेकिन यहाँ पे बच्चे की इम्यूनिटी अभी काम नहीं कर रही, तो इसलिए प्लासेंटा ही सब कुछ है। प्लासेंटा से ही उसको सब कुछ मिलेगा, यानी खाना पानी, हार्मोन्स, जो भी है, आयन, इलेक्ट्रोलाइट बाहर निकालना, सब कुछ प्लासेंटा ही है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल होता है प्लासेंटा का। तो उसी प्लासेंटा में हाफ बाउर सेल पाया जाता है। कौन सा सेल? हाफ बाउर सेल हाफ बियर सेल पाया जाता है, जो फाइगोसाइटोसिस का काम करे। यानी कि गलती से अगर कोई बैक्टीरिया आ भी जाए प्लासेंटा के पास, तो बच्चे की तरफ फीटल सरफेस पे आने से पहले मैटरनल सरफेस में ही जैसे ही प्लासेंटा में घुसेगा, ये मार देगा, उसका फाइगोसाइटोसिस कर देगा ये। ठीक है, तो आइए अगला बताते हैं आपको कुछ पॉइंट। ठीक है, प्लासेंटा फेनेस्ट्रेटा। ठीक है, प्लासेंटा फेनेस्ट्रेटा ये क्या है? ए प्लासेंटा इन विच अ पोर्शन ऑफ द प्लासेंटल। ठीक है, और ये क्या होता है? ऐसा प्लासेंटा जिसमें कि मेम्ब्रेन में कुछ बीच में देखिए होल होता है, बीच में कुछ होल हो जाता है। होल हो जाएगा या तो फिर यहाँ का मेम्ब्रेन ही पतला हो जाएगा। ठीक है, पतला एकदम ट्रांसपेरेंट की तरह लगेगा। तो प्लासेंटा हैज़ फेल्ड टू डेवलप अ स्मॉल एरिया हैज़ अपीयरेंस लाइक विंडो। ठीक है, एक खिड़की की तरह लगने लगेगा, जैसे कि खिड़कियों में ऐसे खिड़की में और ऐसे रिंग लगे रहते हैं, तो ऐसे ही प्लासेंटा में भी ऐसे ब्लड वेसल तो दिखेंगे, उसमें ब्लड वेसल भी दिखेंगे, लेकिन पतला मेम्ब्रेन होगा। ठीक है, फेनेस्ट्रा मतलब थिन होता ही है, ग्रीक वर्ड में फेनेस्ट्रा मतलब थिन होता ही है, तो पतला हो जाता है मेम्ब्रेन प्लासेंटा का, जबकि प्लासेंटा मोटा होता है, कार्टिलेजन होता है। और ऐसा अगर केस मिल जाए तो वो फेनेस्ट्रा, प्लासेंटा फेनेस्ट्रा उसे बोलते हैं, जो पतला हो जाता है। उसके बाद अगला है, अगला है आपका सर्कम्बलेट प्लासेंटा। सर्कम्बलेट मतलब क्या है? सर्कल की तरह बन जाएगा। एंड अपेक मतलब कि अपारदर्शी रिंग ऑन द फेटल सरफेस। तो हमने प्लासेंटा को बताया था कि देखिए ये एक सेकेंड में कलर चेंज कर दूँ। देखिए देखिए ये प्लासेंटा है, ये मैंने बताया था, ये अम्बिलिकल कार्ड है। तो इसमें जो है कि ये मैटरनल सरफेस और ये फीटल सरफेस। तो फीटल सरफेस वाला जो लेयर है वो ऐसे आके ऐसे कवर कर लेता है, ऐसे इधर, ऐसे सर्कम्बलेट, ऐसे आगे की तरफ आ जाता है। तो ठीक ऐसे हो जाता। देखिए यहाँ पे दिया मैंने, रियल वाला रख दिया। तो देखिए जो फीटल सरफेस है, जबकि फीटस की तरफ ही रहना चाहिए, वो फीटस से मदर के सरफेस की तरफ आ गया है, और वो भी सर्कल की तरह, तो इसीलिए सर्कम्बलेट कहते हैं। अपेक वो भी अपारदर्शी, दिखेगा ही ना, कॉटलीडन पता चलेगा ना कुछ तो पता चलेगा। ठीक है, रिंग प्लासेंटा ड्यू टू डबलिंग बैक ऑफ द फेटल membrane on fetal surface of the placenta, which may result that membranes leaving the placenta near the center instead of edge। अब वही है कि सेंटर पे जाना चाहिए, तो लेकिन सेंटर से वो एज पर आ जाता है, किनारे पर आ जाता है, और पूरी तरह ऐसी कवरिंग होगी, वो ट्रांसपेरेंट होता है, यानी दिखता नहीं इधर से उधर, पूरी तरह एकदम मोटी सी एक चादर की तरफ हो जाता है, और वो अपाक होता है। ठीक है, तो इसमें अगला पॉइंट देखिए, इसको आप नोट्स बना के बार बार जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, प्लासेंटा मार्जिनेटा। ठीक है, प्लासेंटा मार्जिनेटा ये क्या होता है? ये प्लासेंटा मार्जिनेटा शब्द से ही पता चला मार्जिन पे रहेगा, यानी कि जो अम्बिलिकल कार्ड होता है वो सेंटर में होने के बजाय, वो देखिए ये सेंटर में होने के बजाय ये मार्जिन पे आ गया अम्बिलिकल कार्ड। अम्बिलिकल कार्ड का जो अटैचमेंट है वो मार्जिन पे आ गया। थिन और जो भी
जैसे कि जितने भी प्लासेंटा में ब्लड वेसल होते हैं, उस ब्लड वेसल को बीच में निकलना चाहिए, ऐसे इधर से आना चाहिए, ऐसे ऐसे बीच में निकलना चाहिए ऐसे। बट ये क्या है कि ये इधर से डायरेक्ट यहाँ किनारे पे आके मिल जाते हैं, किनारे पे, तो मार्जिन पे मिल रहे हैं, इसलिए प्लासेंटा मार्जिनेटा। अ थिन फाइब्रस रिंग इज प्रेजेंट एट द मार्जिन ऑफ द कोरियानिक प्लेट वेयर फेटल ब्लड वेसल अपीयर टू टर्मिनेट। ऐसा लगता है कि ब्लड वेसल आके यहाँ पे ख़त्म बाहर आई हैं, जबकि सेंटर पे आना चाहिए। अगला पॉइंट है आपका, देखिए प्लासेंटा मेम्ब्रेनेसी। प्लासेंटा अब मेम्ब्रेन नाम ही है, ठीक है। देखिए प्लासेंटा मेम्ब्रेनेसी का मतलब ये होता है कि जो प्लासेंटा होगा इतना बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा। देखिए ये प्लासेंटा नॉर्मली जो है कि इतना बड़ा होना चाहिए, और ये बेबी, ठीक है, ये बेबी होना चाहिए। तो प्लासेंटा बड़ा नहीं, बेबी बड़ा होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि बेबी छोटा हो जाता है इस कंडीशन में। बेबी जो है कि देखिए छोटा है, बेबी छोटा क्या, जब वो बड़ा हो जाएगा तो बेबी छोटा है। अब प्लासेंटा देखिए, प्लासेंटा ये एकदम इतना बड़ा हो जाता है, इतना पूरी तरह घेर लेता है, मेम्ब्रेन की तरह फीटस को घेर लेता है। तो ये प्लासेंटा, इसी को कहते हैं द प्लासेंटा मेम्ब्रेनेसी। और ये पतला सा मेम्ब्रेन टाइप होगा, और ये चारों तरफ ऐसे इतना बड़ा प्लासेंटा हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है, ये नॉर्मल है। प्लासेंटा यूजुअली थिन, पतला हो जाएगा और लार्ज होगा, सो दैट होल फीटस इज कवर्ड बाय द प्लासेंटा। ऐसा लगेगा कि प्लासेंटा पूरी तरह से फीटस को घेरे हुए है, जबकि एमनियोटिक मेम्ब्रेन जो होता है वो फीटस को घेरता है। थिन प्लासेंटा लाइन द ग्रेटर पार्ट ऑफ द यूट्राइन कैविटी। और जाहिर सी बात है, बड़ा सा है, उसका सरफेस एरिया, जो प्लासेंटा का सरफेस एरिया बड़ा है, तो वो फीटस को भी घेरेगा और यूट्रस को भी ढेर सारी एरिया को कवर करेगा, ठीक है। तो ये कुछ एबनॉर्मेलिटी थी एक्स्ट्रा, जो पिछले क्लास में मैं नहीं बताया था, तो मैंने सोचा आपको ये कहीं से भी क्वेश्चन आपका जाना नहीं चाहिए, ठीक है। आइए अगला, अब आपको नया अच्छा इंटरेस्टिंग है, एबनॉर्मल अटैचमेंट ऑफ प्लासेंटा, ठीक है। एबनॉर्मल अटैचमेंट ऑफ प्लासेंटा यानी कि जो प्लासेंटा का अटैचमेंट होता है, प्लासेंटा का अटैचमेंट जो होता है यूट्रस के, देखिए ये यूट्रस है, ठीक है, ये यूट्रस है। यहाँ पे यूट्रस का ये एंडोमेट्रियम है, ठीक है, यूट्रस का। और यूट्रस के ये अपर वाले की, इसको फंडस बोलते हैं, इसको बॉडी बोलते हैं, और इसको सर्विक्स बोलते हैं। नॉर्मली अगर देखा जाए तो नॉर्मली प्लासेंटा देखिए यहाँ पे अटैच होना चाहिए, ठीक है। देखिए जैसा कि फिगर में देखिए दिखाया हूँ, प्लासेंटा देखिए नॉर्मल भी, देखिए प्लासेंटा यहाँ पे फंडस रीजन में प्लासेंटा यहाँ अटैच होना चाहिए, यूट्रस के फंडस रीजन में अटैच। लेकिन यूट्रस के कहाँ पे आ गया, सर्विक्स पे आ गया, यहाँ पे प्लासेंटा अटैच हो गया, तो इसी को बोलते हैं प्लासेंटा प्रीविया, ठीक है, प्लासेंटा प्रीविया, ठीक। तो इसमें देखिए तीन तीन टाइप का होता है प्लासेंटा प्रीविया में। प्लासेंटा प्रीविया में तीन टाइप का होता है, थोड़ा थोड़ा जैसे मार्जिन आएगा तो मार्जिन एक्रिटा, ठीक है। और दूसरा जो है कि ये प्लासेंटा डिपेंड ये करता है कि सिर्फ एंडोमेट्रियम में ही है कि मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम तक घुस गया, ठीक है। तो जो प्लासेंटा का जो ब्लड वेसल है, वो जड़ें हैं, वो ये शो करता है, ये बता रहा है कि प्लासेंटा जो है कि देखिए, ये जो पहले मैंने बताया, ये एंडोमेट्रियम और ये मायोमेट्रियम एंड देन पेरीमेट्रियम, ये है पेरीमेट्रियम, और ये मायोमेट्रियम बीज वाला, और ये एंडोमेट्रियम, ठीक है। तो ये हो गया, तीन लेयर होती हैं यूट्रस में। तो प्लासेंटा होता क्या है कि दरअसल प्लासेंटा जो है जनरली यहाँ पे अटैचमेंट होना चाहिए, यहाँ पे, ठीक है। तो अटैचमेंट, पहली बात तो ये नॉर्मल नहीं है, सॉरी ये नॉर्मल है, और नॉर्मल देखिए ये एब नॉर्मल यहाँ पे है, अब यहाँ पे अटैच हो गया, तो ये नॉर्मल अटैचमेंट। लेकिन इसमें भी खासियत यह है कि जब इसका जो धंसा हुआ है, प्लासेंटा का ब्लड वेसल जो धंसा हुआ है, अगर वो सिर्फ एंडोमेट्रियम तक ही आया है तो उसे बोलते हैं प्लासेंटा एक्रेटा। क्या बोलते हैं, प्लासेंटा एक्रेटा बोलते हैं। यानी जो प्लासेंटा का ब्लड वेसल है वो जो एंडोमेट्रियम तक ही आया रहेगा तो प्लासेंटा एक्रीटा बोलते हैं, और दूसरा प्लासेंटा इनक्रीटा। अब प्लासेंटा इनक्रीटा में क्या होता है कि वो मायोमेट्रियम तक घुस जाता है, ठीक है, मायोमेट्रियम तक अगर घुस जाए तो इनक्रीटा। उसके बाद प्लासेंटा परक्रीटा यानी कि पेरीमेट्रियम तक आ जाएगा। देखिए तीनों में दिया है, ये एंडोमेट्रियम में घुस गया, मायोमेट्रियम में घुस गया, और इसके बाद ये, यानी पेनिट्रेट करके
पेनिट्रेट करके प्लासेंटा का जो कोरियानिक बिलाई है, कोरियानिक बिलाई जो ब्लड वेसल जो क्लेंच होता है, पहले पिछले प्लासेंटा वाले में मैंने बताया था, उसमें क्या होता है कि जैसे जैसे एंडोमेट्रियम में धंसा हुआ है, पेनिट्रेट किया हो तो प्लासेंटा एक्रेटा, और अगर मायोमेट्रियम में गया है तो प्लासेंटा इनक्रीटा, और उसके बाद प्लासेंटा अगर पेरीमेट्रियम तक घुस गया है तो उसे क्या कहेंगे, प्लासेंटा परक्रीटा। ठीक है, तो इन पेनिट्रेट करके वो पेरीमेट्रियम तक पहुंच जाएगा। देखिए यहाँ पेरीमेट्रियम तक, यानी कि यहाँ तक अगर पहुंच जाएगा तो परकेटा, और बीच तक यहाँ तक पहुंचेगा तो इनक्रीटा, और बाहर तक रहेगा तो परक्रीटा। आई थिंक आपको समझ में आ जाए, एक बार देख लीजिए। देखिए परक्रीटा, प्लासेंटा एक्रीटा, एक्रीटा में इंडोमेट्रियम तक आया है। ठीक है, और इनक्रीटा, इनक्रीटा में देखिए मायोमेट्रियम तक आया है, और उसके बाद परक्रीटा पेरीमेट्रियम, परक्रीटा पेरीमेट्रियम तक आया है। ठीक है, उसके बाद अगला आइए देखते हैं, कुछ एबनॉर्मलिटी और हैं। नॉर्मल प्लेसमेंट, देखिए यहाँ पे मैंने फिगर भी रख दिया जो मैंने बताया पीछे। तो दरअसल मैं समझाने को तो वैसे समझा दूँ, लेकिन आप लोगों को समझ में आना चाहिए। देखिए पेरी इंडोमेट्रियम तक आया है, यहाँ पे वही चीज़ हमने जो लिखा है वही, सिर्फ यूट्राइन के वॉल तक ही है तो उसे एक्रेटा बोलेंगे। लेकिन देखिए धीरे धीरे अंदर आ रहा है तो यूट्राइन मसल में आ गया तो इनक्रीटा। उसके बाद पेरीमेट्रियम तक पहुँच गया, देखिए पेरीमेट्रियम तक पहुँच जाएगा तो इसे परक्रीटा कहते हैं। देखिए पहला ये है, ये ठीक है, तीनों केस हमने दिखा दिया। और देखिए एबनॉर्मल अटैचमेंट, ठीक है, तो फंडस रीजन में रहेगा तो ठीक है, फंडस रीजन में या बॉडी रीजन में अटैच रहेगा तो ठीक है, लेकिन अगर उससे अदर कहीं हुआ, ठीक, सर्विक्स रीजन में हुआ तो एबनॉर्मल अटैचमेंट हो गया। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए एबनॉर्मल अटैचमेंट ऑफ अम्बलाइकल कार्ड। अब देखिए अम्बलाइकल कार्ड जो है, पिछले क्लास में तो मैंने एक दो बता दिया था, लेकिन फिर से मैं रिकॉल कर दे रहा हूँ कि जो देखिए ये प्लासेंटा हो गया, अब प्लासेंटा से अम्बलाइकल कार्ड, अम्बलाइकल कार्ड सेंटर से जुड़ना, ब्लड वेसल आके, ब्लड वेसल आके, ब्लड वेसल आके, ब्लड वेसल आके यहाँ सेंटर से आना चाहिए। देखिए ये सेंटर से आना चाहिए प्लासेंटा को, सेंटर से, लेकिन इसका अटैचमेंट अदर कहीं से हो जाता है। तो पहला इसमें देखिए, पहला क्या कह रहा है, बैटल डोर प्लासेंटा, द कॉर्ड इज इन अटैच टू द वेरी एज, यानी कि यहाँ से अटैचमेंट होगा, यहाँ से। ठीक है, यहाँ से देखिए सेंटर पे होना चाहिए, लेकिन क्या होता है कि ब्लड वेसल आके, ब्लड वेसल जो यहाँ सेंटर पे मिल रही हैं वो ब्लड वेसल आके यहाँ पे, ब्लड वेसल आके सब यहाँ पे, और प्लासेंटा क्या होगा, प्लासेंटा सॉरी अम्बलाइकल कार्ड यहाँ से निकलता है, तो इसे कहते हैं बैटल डोर प्लासेंटा। ठीक है, उसके बाद वेलामेंटस प्लासेंटा, वेलामेंटस प्लासेंटा में क्या है, वेलामेंटस प्लासेंटा में देखिए वेलामेंटस इंसर्शन कॉर्ड, द अम्बलाइकल कॉर्ड इज इंसर्टेड इनटू मेम्ब्रेन, किसमें, मेम्ब्रेन में, यानी कि जो फीटल मेम्ब्रेन होता है, एमनियन और कोरियन होता है, उसमें अटैच हो जाता है। ठीक है, यानी कि दरअसल ये प्लासेंटा हो गया, प्लासेंटा के ऊपर जो कवरिंग होती है, प्लासेंटा के ऊपर जो मेम्ब्रेन होता है, कवरिंग होती है, हल्की सी मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है, प्लासेंटा उससे न जुड़ के मेम्ब्रेन से जुड़ के आता है, किससे, मेम्ब्रेन से। ठीक है, इससे ऊपर ऊपर ही जुड़ा रहेगा। तो ऐसे इसको आप खींचेंगे, तो जब खींचेंगे आप इसको मेम्ब्रेन को, देखिए तो ये मेम्ब्रेन है, ये ऐसे, ये मेम्ब्रेन है, तो मेम्ब्रेन में जुड़ा रहता है। देखिए अम्बलाइकल कार्ड जब आएगा तो अम्बलाइकल कार्ड देखिए यहाँ से आएगा, अटैचमेंट यहाँ होगा। ठीक है, अम्बलाइकल कार्ड, और होने के बाद यहाँ से आर्टरी निकलेगी, फिर यहाँ से ऐसे, ठीक है ऐसे, तो यहाँ पे आ जाता है। बैटल डोर में क्या होता है, यहाँ से डायरेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पे मेम्ब्रेन से अटैच हो जाता है, यहाँ से। ठीक है, तो थोड़ा सा अंतर है वेलामेंटस, ठीक, वेलामेंटस प्लासेंटा। उसके बाद अम्बलाइकल वेसल रन थ्रू मेम्ब्रेन,
मेम्ब्रेन के थ्रू, जैसा भी हमने बताया। अभी फिगर में दिखा दूंगा। वासा प्रीविया, अब देखिए वासा प्रीविया, इफ अम्बिलिकल कार्ड अटैच टू मेम्ब्रेन ऑफ प्लासेंटा इन फ्रंट ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ ओवरलाइंग। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें मैं बता दूं, जो सर्वाइकल ऑस होता है, आपको मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये क्या होता है, प्लासेंटा प्रीविया और वासा प्रीविया। प्लासेंटा प्रीविया देखिए ये यूट्रस है, ये यूट्रस, ठीक है। अब इसमें जो है कि बेबी है, ठीक है, ये बेबी है। अब ये ऑस है, क्या है, ऑस, ठीक है, ऑस, ऑस इसी से बोलते हैं कि ये सर्विक्स का इंटरनल पार्ट को, ऑस में भी इंटरनल ऑस और एक्सटर्नल ऑस दो होते हैं। यानी जो इधर की तरफ ओपनिंग है अंदर की तरफ उसे इंटरनल ऑस, और जो ये बाहर की तरफ है उसे एक्सटर्नल ऑस बोलते हैं। तो इसे बर्थ कैनाल जो है कि जिधर से फीटल हेड निकलता है, ठीक है। तो इसमें देखिए प्रीविया का मतलब क्या है, प्रीविया का मतलब जब हमने प्लासेंटा का प्रीविया बताया, प्लासेंटा प्रीविया, तो यहाँ पे जो प्रेजेंट ऑस है या फीटस का जो हेड है, प्रेजेंटिंग पार्ट है, यानी यही दिख रहा है, इसके बीच में अगर प्लासेंटा आ जाए तो प्लासेंटा प्रीविया, और इसके बीच में अगर अम्बिलाइकल कॉर्ड आ जाए तो उसे वासा प्रीविया बोलेंगे, ठीक है। यानी कि जिधर से बच्चे का हेड निकलेगा उसके बीच में अगर प्लासेंटा आ जाएगा तो प्लासेंटा प्रीविया, और बच्चे का अम्बिलाइकल कार्ड आ गया तो उसे वासा प्रीविया बोलेंगे, ठीक है। जिधर से हेड निकलता है डिलीवरी के दौरान तो उसे वासा प्रीविया बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए वासा प्रीविया में मैं दिखा दे रहा हूँ। इफ़ अम्बिलाइकल कार्ड अटैच टू द मेम्ब्रेन ऑफ द प्लासेंटा इन फ्रंट ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट, या फिर ओवरलाइंग द इंटरनल ऑस, यानी कि इंटरनल ऑस के सामने आ गया है। इन दिस कंडीशन डिलीवरी विल बी कंडक्टेड बाय सिजेरियन सेक्शन, इमरजेंसी कंडीशन आ जाता है तो इसमें सिजेरियन सेक्शन के द्वारा। तो ये जो है कि प्रेगनेंसी के 5 हफ्ते, 3 हफ्ते 2 हफ्ते पहले ही अगर हो जाए या 4 हफ्ते पहले हो जाए तो ये फैसिलिटी, अगर उस टाइम होता है डिलीवरी के दौरान तो और ज़्यादा दिक्कत आ जाता है, क्योंकि वहाँ पे हाथ इंसर्ट कर सकते नहीं, कोई तरीका हो, तो इसमें भी चांसेस रहते हैं LSCS का, सिजेरियन सेक्शन का, ठीक है। उसके बाद अगला है आपका, देखिए मैंने यहाँ पे दिखा दिया आपको, देखिए देखिए वेलामेंटस कॉर्ड इंसर्शन, देखिए तो ये देखिए ब्लड वेसल, ये देखिए कॉर्ड, बच्चे का कॉर्ड जो है देखिए यहाँ पे आ गया है, ओपनिंग के थ्रू आ गया, यहाँ पे आ गया, जबकि कॉर्ड नॉर्मली देखिए इधर रहना चाहिए, तो वो आ गया है यहाँ पे। और दूसरा देखिए यहाँ पे, ये देखिए वासा प्रीविया, ठीक है, वेलामेंटस इंसर्शन या फिर कॉर्ड इंसर्शन बोलते हैं, या वासा प्रीविया में देखिए, देखिए यहाँ पे ये अम्बिलाइकल, थोड़ा सा बड़ा कर दें, मैं एक एक फिगर दिखाता हूँ आपको। देखिए देखिए नॉर्मल जो है कि अम्बिलाइकल कार्ड ये है, यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ये प्लासेंटा है, इधर जुड़ा हुआ है, लेकिन क्या है कि यहाँ पे प्लासेंटा तो सही जुड़ा हुआ है, लेकिन अम्बिलाइकल कार्ड जो है ये प्रेजेंटिंग पार्ट के सामने आ गया है, ठीक है। तो वासा प्रीविया विथ वेलामेंटस कॉर्ड इंसर्शन, ठीक है, वासा प्रीविया विथ अ बाइलोब्ड प्लासेंटा, ठीक है। तो देखिए इधर भी प्लासेंटा है एक, यहाँ भी प्लासेंटा है, बाइलोब प्लासेंटा है, ठीक है। तो ये वासा प्रीविया का मतलब अम्बिलाइकल कार्ड का बच्चे के हेड और ऑस के बीच में आ जाना, और अगर प्लासेंटा आ जाएगा तो उसे प्लासेंटा प्रीविया शब्द इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है, बीच में आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अगला देखिए आपको दिखाते हैं, ख़त्म, ओके। तो ये क्लास आप लोगों के लिए बेहद इम्पोर्टेंट होने वाला है। आशा करते हैं आपको पसंद आएगा डियर। तो अगर पसंद आया हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, कैसा लगा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और सभी लोग, मैं बार बार कह रहा हूँ, नोट्स बना लीजिए, नोट्स आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट ये है। आप ढेर सारी किताबें खरीद के भी दिक्कत में आ जाए, जो है कि किताबें महंगी खरीदेंगे, उन किताबों से ही निकाल के मैं आप ले आता हूँ, ताकि मैं आप ऐसे भी तैयारी कर सकें, ठीक है। तो थैंक यू सो मच डियर।
खुश रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। बी पॉजिटिव एंड बी हैप्पी, स्माइल।